और इंग्लिश में लिखेंगे फॉरेस्ट. So the topic for discussion today, we are going to discuss फॉरेस्ट और सुदूर पूर्व, पूर्वी एशिया. एक मैप में देखिए कि दोनों ही तरह के मैप को यूज करेंगे. इस सेंस में यूज करेंगे कि आपको जो एक्चुअल मैप है, जो ऑन स्केल मैप है, उससे आपको उस कंट्री का एक्चुअल कंडीशन पता चल जाए. दूसरा मैप वो जो हम फ्री हैंड बनाएंगे जिससे कि आपकी लर्निंग हो जाए, आप उस चीज़ को अपने नोटबुक में बना पाएं और उस चीज़ों को नोट कर पाएं. राइट. सो सिर्फ जो है ये पॉलिटिकल मैप जैसे या फिजिकल मैप है जो हमने डिजिटली कहीं से डाउनलोड करके यूज़ किया है, वो चीज़ें आपको फिर लंबे समय तक रिटेंशन में नहीं रहेगा. इसके थ्रू आप नोट नहीं बना सकते हैं. सो जो विजुअल जो एरिया है वो क्लियर हो जाए, फिर उसको फ्री हैंड मैप बनाकर आप उसको याद करें, वो बेहतर होगा. ठीक है. सो गो फॉर ईस्ट एशिया और फॉरेस्ट एशिया. हमने हेडिंग डाला हुआ है ईस्ट एशिया और फॉरेस्ट विद कंफर्ट. जहाँ भी आप बैठे हुए हैं अपने को सहज फील करें, कंफर्ट फील करें और आराम से जो लिखें. सो ऐसा होता है जब हम नोट लिखते हैं और कोई ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में बैठे होते हैं तो लगता है कि जल्दी से लिखना है, आगे बढ़ना है. उन चीज़ों को आप फील करके लिखें और जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज़ को क्लियरिटी के साथ, तो फिर लगेगा एकम्प्लिसमेंट है. सो दिस इज द एरिया फॉर डिस्कशन टुडे. और वी हैव द एरिया ऑफ जापान, जो आपका सबसे, जैसे हमने साउथ ईस्ट एशिया पढ़ा, तो उसका सबसे पूर्वी क्षेत्र वो है आपका फिलीपींस. ठीक उसी तरह फॉरेस्ट का जो सबसे लास्ट एरिया है दैट इज जापान. सो ये एरिया सबसे पूर्वी एरिया है. इस एरिया से जुड़ा हुआ आपका दूसरा कंट्री साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और फिर एक बड़ा सा देश आपको जापान आता है चौथे देश के रूप में, और एक छोटा सा देश यहाँ पे ताइवान आता है पांचवें देश के रूप में. सो आज का जो डिस्कशन है इन्हीं 5 देशों पर केंद्रित है. उसको लिखिए द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. लिखिए पूर्वी एशिया के प्रमुख देश. प्रमुख नहीं, सभी देश. द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. So write the first one, China. After that, North Korea, Uttari Korea. Then you write South Korea, Dakshin Korea. And finally you write the area of Japan, China and Korea. जापान, चाइना एंड ताइवान. मैं यहाँ लिख देता हूँ कंट्रीज के नाम के रूप में. सो राइट क्लियरली द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. द फर्स्ट वन जापान, मैंने ईस्ट से शुरू किया. द सेकेंड वन वी हैव नॉर्थ कोरिया. द थर्ड वन साउथ कोरिया. द फोर्थ वन it is China, and the last one that is Taiwan. ये 5 देश हैं जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा बनता है, सॉरी ईस्ट एशिया या फॉरेस्ट का हिस्सा बनता है. इन देशों में क्रमिक रूप से एक एक कंट्री के डिटेल को देखें और उसको जानने की कोशिश करें कि उसका ज्योग्राफिकल परिचय कैसा है. राइट. ये हमारे पास ईस्ट एशिया का मैप है, वो सेम मैप है. हमने एक पेज रखे हैं जिससे कि उसको डिस्कस किया जाए. सो यू हैव द फर्स्ट कंट्री इन फ्रंट ऑफ यू. आपके पास पहला कंट्री है जो आपके सामने है, वो है जापान. देखिए जापान का जो पुराना नाम था नीपन था. कभी कभी हम पुराने नाम से भी क्वेश्चन आते हैं. सो द नेम वाज नीपन. द ओल्ड नेम ऑफ जापान वाज नीपन. पहले पुराने नाम से ही शुरू कीजिए. सो जापान को पुराने समय में पहले नीपन कहा जाता था. जापान के इस इंफॉर्मेशन को देखिए. अब देखिए जापान का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस रूप में है. सबसे पहले देखिएगा कि नॉर्दर्न आइलैंड है, फिर एक बड़ा सा आइलैंड है जो सेंट्रल आइलैंड है, फिर देखिए स्मॉल आइलैंड है और सबसे साउदर्न आइलैंड है दैट इज क्यूनसू. सबसे नॉर्थ का आइलैंड है होकाइडो.
मिडिल आइलैंड होन्सू, देन वी हैव सिकोकू एंड क्यूनसू। अगर आप इसको इस वे में पढ़ें, एक जनरल सिंबॉलिक मैप बनाए तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर हम उसको डिटेल मैप पे फिर आएंगे। देखिएगा कि ये किस तरह का आइलैंड बना लीजिए, इस तरह का जो नॉर्दर्न आइलैंड, फिर एक बड़ा सा आइलैंड बना लीजिए इस एरिया का, फिर ये है, और द लास्ट वन। तो इस तरह की सिंबॉलिक मैप को मार्क करना इजी हो जाता है। इसको कहते हैं हम होकाइडो। होकाइडो जो मेजर बड़ा सा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, दैट इज होन्सू, NSU, होन्सू। यहाँ पे देखिएगा ये है सिकोकू, सिकोकू, एंड देन लास्ट वन इज क्यूनसू, क्यूनसू आइलैंड। एसएच हमने इस तरह के यूज किए कि 4 मेजर आइलैंड ऑफ जापान। जापान का परिचय लिखिए कि जापान 4 प्रमुख द्वीप से बना हुआ है। जापान कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर आइलैंड्स। जापान कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर आइलैंड्स। जापान प्रमुख 4 द्वीपों से मिलकर बना है। इसके उत्तरी द्वीप को होकाइडो कहते हैं। मध्यवर्ती और सबसे बड़े द्वीप को होन्सू कहते हैं। और दक्षिणी 2 द्वीप सिकोकू और क्यूनसू है। सिकोकू और क्यूनसू है। आप इसको विजुअल मैप में जाइए, फिर ये यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे देखिएगा पूरा ही मैप दिखाई दे रहा होगा आपको। अब देखिए कि इसमें सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप तो बहुत क्लियर नजर आता है कि ये होन्सू है। नाउ सम टाइम देखिएगा जो स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं, इवन यूपीएससी वगैरह में भी, तो आपको डिटेल पूछते हैं, वहाँ मैपिंग बड़ा सही से होता है। सो देखिएगा कि यहाँ पे सबसे छोटा आइलैंड कौन सा है। दैट इज एस फॉर सिकोकू, राइट। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल, और ये एरिया का सबसे छोटा द्वीप बनता है। सबसे साउदर्न द्वीप है क्यूनसू बनता है। सो इसको लिखिएगा जो मैंने आपको लिटरेरी लिखाया इस एरिया का, वो आप इसको लिखिए। लिखाता हूँ, क्या लिखा है था हमने। हम्म, हाँ हमने लिखाया था जापान कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर आइलैंड एंड दीज आइलैंड्स आर होकाइडो, होन्सू, सिकोकू एंड क्यूनसू। देखिए अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन इस तरह के होंगे, जैसे देखिएगा यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो आपको दे देगा कि इसको नॉर्थ टू साउथ से जाइए। जापान के आइलैंड्स को विजुअलाइज अगर किए हुए हैं तो उसको आप सजाइए, कभी डायरेक्शन में, कभी बड़े छोटे क्रम में देता है। तो और हर एक बार क्वेश्चन यूनिक होता है, नहीं देखिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए सारी चीज को कंफर्म करके चलें। सो जापान कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर आइलैंड एंड द आइलैंड्स आर होकाइडो, होन्सू, सिकोकू एंड क्योंसू। जापान 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। ये 4 बड़े द्वीप हैं होकाइडो, होन्सू, सिकोकू एंड क्योंसू। यहाँ पे मेंशन कीजिए होन्सू इज द लार्जेस्ट आइलैंड। होन्सू सबसे बड़ा द्वीप है। एंड सिकोकू इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड, द स्मॉलेस्ट आइलैंड। सिकोकू सबसे छोटा द्वीप है। सो द लार्जेस्ट आइलैंड इज होन्सू एंड द स्मॉलेस्ट आइलैंड इज सिकोकू। तो ये एरिया है जिसमें हमने इसका पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन लिखा, और पूर्वी क्षेत्र में इसको निपोन के रूप में जाना। अब देखिएगा यहाँ पे जो जापान का एरिया है,
सो जापान के जो जियोग्राफिक रीजन है, उसमें जापान का ये एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सभी एरिया जो मैंने डॉट बनाए, ये माउंटेन है। जापान का जो पश्चिमी पूरा का पूरा एरिया देखिएगा, एक पर्वतीय क्षेत्र है। और कहिए कि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जापान के पूरे ज्योग्राफिकल एरिया में सिर्फ 8% एरिया है जो एग्रीकल्चर के लिए है। तो ऐसे सेंस में जो मेजर पार्ट है वो आपका माउंटेनियस स्टेट है। दूसरी चीज, एक स्ट्राइकिंग बड़ा सा कैरेक्टर आता है जापान का कि 64% फॉरेस्ट एरिया है। दोनों ही एक हैरान करने वाली चीज है कि चूंकि बहुत ही विकसित देश है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट का इतना ज्यादा होना, औद्योगिक राष्ट्र होने के बावजूद इतने सारे, वो सिर्फ इस कारण से है कि इसकी टोपोग्राफी ऐसी है। सो वी हैव माउंटेन ऑन द वेस्टर्न साइड, अ प्लेन इन द ईस्टर्न साइड। लिखिए, जापान का पश्चिमी क्षेत्र, यानी सभी द्वीपों का पश्चिमी क्षेत्र अब पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, और पूर्वी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। पूर्वी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में देखिएगा, मैं इस लोकेशन को लाया, यहां से आप इसको बेहतर से याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा माउंट फ्यूजी यहाँ हमने लाया, जो जापान के आ, पर्वतों में एक महत्वपूर्ण पर्वत है, वॉल्केनिक माउंटेन है। उसको माउंट फ्यूजियामा कहते हैं, यहाँ फ्यूजी लिखा हुआ है। सो दैट इज अ वॉल्केनिक आइलैंड। लिखेगा कि जापान के होन्सु द्वीप पर, जापान के होन्सु द्वीप पर माउंट फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ होन्सु आइलैंड, on the eastern part of Honshu Island, Mount Fusiyama is a volcanic mountain. Mount Fusiyama एक ज्वालामुखी पर्वत है, राइट। अब देखो, सबसे ज्यादा जो यूजफुल एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर ग्रो हुआ है, विकसित हुआ है, देखिएगा ये पूर्वी क्षेत्र जो है, तटीय क्षेत्र, होन्सु का मैदान उसको कहते हैं, कृषि के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है, उसको लिखेंगे। लिखिए, जापान का पूर्वी क्षेत्र मैदानी भाग है जो कृषि के लिए जाना जाता है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जापान इज फेमस फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो फॉर नंबर ऑफ अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स यहाँ पे इसको मेंशन कर दीजिए, चूंकि प्लेस में हमारे सामने है। देखिएगा यहाँ पे टोक्यो है, और इसका जो नेक्स्ट सिटी है, क्लोज सिटी है, उसको याकोहामा कहते हैं, टोक्यो याकोहामा। तो ये दोनों सिटी क्लब करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। इसको कह सकते हैं मेगा सिटीज है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन याद रखना है। लिखिए कि टोक्यो याकोहामा विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर है। टोक्यो याकोहामा इज द लार्जेस्ट मेगा सिटी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा मेगा नगर है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। देखिएगा 2005 से पहले जितने आंकड़े आ रहे थे, उसमें वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिटी मैक्सिको सिटी हुआ करता था। आपने देखा है मैक्सिको का मैप, अभी अमेरिका हमने पढ़ा नहीं है, तो वहां पे उससे पहले जो सबसे बड़ा नगर होता था वो मैक्सिको सिटी होता था। सो आफ्टर दैट जो सबसे बड़ा सिटी इमर्ज होकर आया, दैट इज टोक्यो याकोहामा। सो आज के दिन में सबसे बड़ा
मेगा नगर है, उसको हम कहते हैं टोक्यो याकोहामा। सो द लार्जेस्ट मेगा सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिएगा होन्सु द्वीप पर ही एक बड़ा सा एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, मैं उसको पहले लिखा दे रहा हूँ। एक एरिया देखिएगा, यहाँ एक नागोया है, और यहाँ पे देखिएगा एक प्लेस आएगा ओसाका, ये एरिया है। दो सेंटर्स हैं जापान के मध्यवर्ती क्षेत्र में, ईस्टर्न एरिया में। एक फेमस है, हमेशा जीके की दुनिया में लोग हमेशा जानते हैं कि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, और वहाँ सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसे ब्रिटेन का मैनचेस्टर है, उसी तरह जापान का ओसाका मेजर कॉटन सेंटर है। जापान की प्रसिद्धि यह है कि वो दूसरे देशों से रॉ कॉटन को इंपोर्ट करके अपने यहाँ के कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को विकसित किया है, मैन पावर टेक्नोलॉजी के बदौलत। और दूसरा जो है वो है नागोया, वर्ल्ड में मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग सेंटर है। इसको लिखेंगे हम ये सिल्क प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इन दोनों से इसको लिखेगा। देखिए जापान के पूरब में नागोया, नागोया एक प्रमुख सिल्क उत्पादक केंद्र है, इज अ मेजर सिल्क प्रोड्यूसिंग एरिया इन द ईस्ट ऑफ जापान। नागोया इज मेजर सिल्क प्रोडक्शन एरिया। उसी तरह लिखेगा जापान के पूर्वी तट पर ओसाका, ओसाका एक प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है इन द ईस्ट ऑफ जापान। ओसाका इज अ मेजर कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर एक प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र है। इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। द सेंटर इज नेम्ड एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। सो हमने इस एरिया के सम ऑफ द प्लेसेस को लिखाया, फ्यूजियामा, टोक्यो, नागोया, ओसाका, ये सारे इंडस्ट्रियल पहचान है इनकी। यहाँ पे एक और भी महत्वपूर्ण जाति है जो आमतौर पे जी के जीएस का हिस्सा बनता है, इंफॉर्मेशन का एरिया होता है। उसमें देखिएगा एक जाति है एनु जनजाति, बहुत ही पॉपुलर, पूरी ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिएगा, ऑप्शनल में भी इसकी चर्चा देखिएगा। और यहाँ पर भी देखिएगा एनु जो है जापान का मेन ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो लिखिएगा जापान के प्रमुख जनजाति वर्ग में एनु प्रमुख जनजाति है। द मेन ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ जापान इज एनु। ओके, सो इस एरिया को हमने फैक्ट्स के रूप में पढ़ाया मैप के द्वारा। अब देखिएगा जापान का पूरा कल्चर, क्योंकि हमने कहा कि 8% ही एग्रीकल्चर एरिया है, तो यहाँ की जो फूड आइटम है वो मुख्यतः समुद्री फिश कहते हैं, मैरीन फिश है, वो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ के जीवन का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिएगा फिश इंडस्ट्री जो है काफ़ी विकसित हुआ है। आ, इसको मैं अपनी मैप पे लाता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा कि यहाँ पे देखिए कि होकाइडो है, होन्सू है, शिकोकू है एंड क्यूंसू है, ऐसा हमने बनाया। इस एरिया में देखिएगा कि दो तरह के जलधाराओं का प्रवाह यहाँ मिलता है। आप देखिएगा कि इस तरह के ज्योग्राफिकल डिस्कशन में इस तरह की बातें हमेशा आएगी कि एक ठंडी जलधारा, एक गर्म जलधारा। तो ये इक्वेटर से आ जाती है गर्मी जलधारा, और जो पोलर एरिया से आती है वो ठंडी जलधारा आती है। सभी जगह ज्योग्राफी की बुक में देखिएगा जापान जब डिस्कस होता है तो वहाँ की फिशिंग इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्यूरोसियो है, और यहाँ पे एक जलधारा है ओयोसियो। आप हिंदी इंग्लिश में ऐसा ही लिखेंगे, क्यूरोसियो, क्यूरोसियो। और यहाँ पे देखिएगा ओयोसियो।
ये एक कोल्ड करंट है, जब भी पोलर एरिया से आएगा तो ठंडी जलधारा होगा, और जब भी इक्वेटर एरिया से आएगा तो वो गर्म जलधारा होगा। जब दोनों ही जलधाराएं एक साथ मिलेंगे तो वो एरिया एक फॉग क्रिएट करेगा। वहाँ पे इस तरह के फॉग क्रिएट होंगे, ये एरिया जिसे हमने मार्क किया, सो ये फॉग टाइप का स्थिति बन जाएगा। जैसे गर्म पानी ठंडा पानी को मिलाइए तो जैसे बीपर टाइप का एरिया बनता है। सो कोस्टल एरिया में फॉगी वातावरण बनता है, और जिसके कारण ये एरिया फिश ब्रीडिंग का एरिया बनता है। वहाँ पे जो मत्स्य पालन का एरिया बनता है, फिश ब्रीडिंग एरिया के, देखिएगा जब भी आज के दिन में जो, अब जैसे देखिए सभी लोग जानते होंगे गर्म जलधारा है, ठंडी जलधारा है। आज के दिन में देखिएगा एक कॉन्सेप्ट के कई ऑप्शन आ जाएंगे। सभी कॉन्सेप्ट को बुलेट्स के टाइम में पूछ लेगा और लास्ट में ये भी जोड़ देगा कि इसमें से दो तीन और दो से ज्यादा। तो सभी के सभी ऑप्शन जो है, स्टूडेंट्स लास्ट ऑप्शन भी जाते हैं, कभी कभी वो गलत भी होता है। तो सभी चीज को डिटेल जानिएगा तो वहां तक जाके उलझन नहीं होगा। सबसे कहा कि कोल्ड और वार्म करंट मिलता है, वो ये सबके नॉलेज में है। क्यूरस यू है, ओयस यू है, वेरी गुड। दूसरी चीज यहाँ पर दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण फॉग क्रिएट होता है, ये भी कॉमन सी बात है। अब तीसरी बात जानिए कि ये फॉग बनने के कारण मत्स्य पालन में क्या मदद मिलता है। जहां पे देखिए वार्म एंड कोल्ड करंट मिलेगा, वहां पे प्लैंकटन बनते हैं, प्लैंकटन का उत्पादन होता है। जो समुद्री सतह पे जो एल्गी टाइप की चीज होती है, राइट, जो बायोटिक चीजें होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्लैंकटन, और मछलियों का एक आहार होता है। सो ऐसे वातावरण जहां पे दो जलधाराएं मिलते हो, ऐसे क्षेत्र में प्लैंकटन का विकास प्रचुर मात्रा में होता है, एंड वो चीजें मछली के विकास में बेहतर होता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो फिजिकल कंडीशंस हैं, उस फिजिकल कंडीशन में देखिएगा जो इस क्षेत्र की जो गहराई है, इस एरिया का जो डेप्थ है, करीब 80 फीट टू 90 फीट है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। कोस्टल एरिया में जो सेल्फ एरिया, जिसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। एक चीज और भी कॉन्सेप्ट देखिएगा कि जहां पे कोई मैदानी भाग हो, पर्वतीय क्षेत्र ना हो, तो वहां पे स्लोप जो है इस तरह का जेंटल होगा। जहां पे पर्वतीय क्षेत्र हो वहां पे स्टिप होगा। तो जापान की पश्चिमी क्षेत्र में तीव्र ढाल होगा और मग्न तट कम होंगे, जबकि पूर्वी भाग क्या है, एक मैदानी भाग है, वहां पे मंद ढाल होगा और गहराई कम होगी। जिसके कारण यहाँ पे देखिएगा फिश इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्रीज, मछली पालन बड़े पैमाने पे होता है। लास्ट चीजें जो महत्वपूर्ण है जापान के मत्स्य पालन के लिए, उसको जरूर जानें। जब भी देखिएगा हाई लैटिट्यूड एरिया होगा, अक्षांश ऊंचा होगा, पानी थोड़ा सा ठंडा होगा, तो वहां पे वेल फिश बहुत ज्यादा होता है। तो जापान का जो परिचय है फिशिंग में, वहां पे वेल का भी शिकार होता है। और इंटरनेशनली देखिएगा न्यूज में कई राष्ट्रों के द्वारा इसको बैन भी किया गया है, बट प्राकृतिक वातावरण होने के कारण ये वेल फिशिंग का एरिया बनता है। सो इन सभी चीजों को सीक्वेंस में लिखेंगे और मार्क करेंगे। ठीक है, ये स्लोप समझ में आया लास्ट वाला, मग्न तट। ओके, सो नाउ राइट, लिखिएगा, हेडिंग दे लीजिए, जापान में मछली पालन। लिखिए, जापान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जापान इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। यहां मछली पालन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध हैं। दीज आर द जोग्राफिकल कंडीशन, these are the geographical condition available for fishing in Japan। यहाँ मछली पालन के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां उपलब्ध हैं।
पॉइंट वाइज लिखेगा, जिससे कि वो जितने क्लाउज हैं वो उसको आप टेकल कर पाए, समझा सकें। प्रायोरिटी के तौर पे बताता हूँ। सबसे पहले लिखेगा जापान की पूर्वी तट पर क्यूरोसियो और ओयोसियो जलधाराएं मिलती हैं। ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ होन्सू, पर्टिकुलरली होन्सू लिखिए, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ होन्सू there is a fusion of Kuroshio and Oyosio, or you can say the convergence of Kuroshio and Oyosio। हिंदी में लिखिए, लिखिए जापान के पूर्वी तट पर क्यूरोसियो और ओयोसियो जलधाराएं मिलती हैं। इन दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण, इन दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण जापान का पूर्वी तट, due to meeting of these two current, the eastern part of Japan is famous for fish breeding। जापान की पूर्वी तट पर दो जलधाराओं के मिलने के कारण विश्व का प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्र बनता है, द फेमस सेंटर ऑफ ब्रीडिंग। सीक्वेंस में पॉइंट बुलेट लिखते रहें। लिखिए दो जलधाराओं के मिलने के बाद धुंध का विकास होता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉग नियर द मीटिंग प्लेस। जलधाराओं के मिलने के कारण धुंध का विकास होता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फॉग नियर द मीटिंग प्लेस। मीटिंग प्लेस, जलधाराओं के मिलने के कारण दोनों जलधाराओं के मिलने के कारण यहां धुंध का विकास होता है। इंग्लिश में लिखा, लिखिए धुंध के कारण प्लैंकटन विकसित होते हैं। इट इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन। द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, इस वातावरण में प्लैंकटन का विकास होता है जो मछलियों का मुख्य आहार होता है। इट इज अ फेवरेट और इट इज अ मेजर फूड ऑफ ओसनिक फिश और मरीन फिश। समुद्री मछलियों का यह मुख्य आहार होता है। क्लियर? एंड द लास्ट थिंग, विकास होने का एक और भी कारण है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है पूर्वी, तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो मैदानी मग्न तट है वो बहुत ही सैलो है, कम गहरा है, जहाँ मत्स्य पालन और मछली पकड़ना आसान होता है। इसको लिखेगा कि जापान के पूर्वी क्षेत्र में मग्न तट का विकास मिलता है। देयर इज अ लार्ज कॉन्टिनेंटल शेल्फ on the eastern part of Japan, large continental shelf on the eastern part of Japan, continental shelf on the eastern part of Japan, are favorable for catching fish, मछलियों के पकड़ने और इस व्यवसाय के लिए उपयोगी है। एक और भी चीजें महत्वपूर्ण है जापान के कल्चर में। विल फाइंड द पीपल आर बौद्धिस्ट, बट दे हैव एक्सेप्टेड फिश एज अ फूड, पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? सो बौद्धिस्ट कल्चर में देखिएगा कि फिश कल्चर नहीं होता है, बट दे हैव एक्सेप्टेड, एक कंपल्सन है उनके पास, एग्रीकल्चर लैंड कम है और ऐसी स्थिति में यह क्षेत्र जो है
एक मछली पालन क्षेत्र बनता है और खाने में ये प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत बनता है। सो लिखिए द जापान कल्चर एक्सेप्टेड मरीन फिश एज अ फूड। लिखिए जापान के संस्कृति में समुद्री मछली को आहार के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके, सो ये एरिया था जो जापान का मेजर एरियाज, इंडस्ट्रीज हमने लिखा दिया, ट्राइबल कम्युनिटीज लिखा दिया, अर्बन सेंटर लिखा दिए। तो ये आपका जापान का मेजर एरिया था जिसको आपको याद रखना है, जहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शनल के लिए लोकेशन याद हो, जीएस के लिए आपको सारे पॉइंट्स याद हो। अब मैं आता हूँ दूसरी कंट्री पे, जो एक बड़ा सा कंट्री है, बहुत बड़ी पहचान है, और ये कंट्री है जापान, ये चाइना, राइट। तो चाइना जो है हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही व्यापक है। एक कम्युनिस्ट देश होने के कारण दूसरे देशों को चाइना के बारे में कम जानकारी मिलती है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मैपिंग का एरिया है और हमारे जीएस का एरिया है, दोनों का एरिया है, वहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर हम याद करें। सो गो फॉर चाइना, मैप ऑफ चाइना। मैं इसको फिजिकल लाता हूँ तो ज़्यादा क्लियरिटी से देख पाएंगे। ये फिजिकल चाइना है, आपको ज़्यादा क्लियरिटी समझ आएगा। तो चाइना देखिएगा ईस्ट एशिया का देश है, ये पूरा क्लियरिटी से दिखाई देता होगा। इसमें देखिएगा चाइना के सरफेस में दो तरह के कलर नजर आ रहे होंगे। एक ऐसा कलर आ रहा होगा जिसमें कि डार्क कलर है, माउंटेन का एरिया है, प्लेटूज का एरिया है, और एक एरिया दिखाई देता होगा जो मैदानी क्षेत्र है, ईस्टर्न एरिया। जो ज्योग्राफी में थीमेटिक मैप होते हैं, या कहते हैं कि क्रोक्रोमेटिक कलर वाले मैप होते हैं, उसमें हम रंगों का उपयोग करते हैं और उस रंग के द्वारा हम भूआकृतियों को दिखाते हैं। जैसे ये डार्क कलर है, इट्स फॉर माउंटेन एंड प्लेटूज। ये एरिया प्लेन को दिखाने के लिए प्रदर्शित होता है। कहीं कोई पीला कलर है, इसका अर्थ है कि वहाँ पे पठार है, या आमतौर पर उसको यूज करते हैं। सो हाइट के अनुसार, एलिवेशन के अनुसार कलर चेंज होते हैं। तो जापान, ये मैं इसलिए बताया कि देखिए कि जापान का दो एरिया बनता है, इसको मैं विभाजित कर दूं तो अच्छा है। चाइना का दो एरिया बनता है, एक पूर्वी क्षेत्र बनता है और एक पश्चिमी क्षेत्र बनता है। जो पूर्वी क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है और नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। जो पश्चिमी क्षेत्र है पर्वत और पठारी क्षेत्र है, उस ओर से नदियां निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती है। जैसे भारत का ही एक मैप ले लीजिए, पश्चिमी घाट से निकलकर आपको बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियां गिरती है। ऐसा मान लीजिए कि ये पश्चिम से चल के फिर यहाँ प्रवाहित होती है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है डिपोजिटेड प्लेन है, नदियों का निक्षेपित मैदान है, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो आपका पर्वत, और पर्वतों के बीच में जो पठार होते हैं, अंतः पर्वतीय पठार का क्षेत्र है, राइट। सो इसको आप हेडिंग दे लीजिए अपने डिस्कशन में, ऐसा लिख लीजिए, फिजियोग्राफी ऑफ जापान, चाइना। देखिए जापान का भूआकृति, फिजियोग्राफी ऑफ चाइना। जापान तो खत्म हो गया, कई बार आ रहा है। सो फिजियोग्राफी ऑफ चाइना, चीन का भूआकृति। लिखिए मोटे तौर पर चीन की भूआकृतिक क्षेत्र को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई broadly we can classify the physiographic map of China into two parts. चीन के भूआकृतिक मानचित्र को दो वर्गों में बांट सकते हैं। We can classify the map into two parts. The first one, Western China, पश्चिमी चीन,
Western China, famous for mountains and plateaus. पश्चिमी चीन में पर्वत और पठार मिलते हैं। कुछ कुछ पर्वत पठार आपको जीएस का हिस्सा आता है। और पूर्वी चीन, पूर्वी चीन नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। ईस्टर्न चाइना is an area of drainage and deposited plain और निक्षेपित मैदानी क्षेत्र, निक्षेपित मैदानी क्षेत्र। सो दो एरिया, एक पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे पठार हैं और पूर्वी क्षेत्र जहाँ बहुत सारे नदियाँ और उसके द्वारा निक्षेपित मैदानी क्षेत्र हैं। पहले एरिया को करते हैं, डिटेल करते हैं, जो इंफॉर्मेटिव एरिया है। यहाँ पे मैं डार्क कलर यूज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिएगा यहाँ पे हिमालय का हिस्सा है, जहाँ इंडिया खत्म होता है, लास्ट बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे हिमालय है। और हिमालय के पैरेलल यहाँ पे देखिए एक पर्वत है जिसको हमने यहाँ देखा है कुल्लुल, तो ये पैरेलल चलता है। तो दो पर्वतों के बीच में हिमालय के बाद जो पठारी क्षेत्र है उसको हम तिब्बत कहते हैं, तिब्बत प्लेटूस। कभी कभी देखिएगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आपको आता है कि तिब्बत का पठार किन दो पर्वतों के बीच स्थित है, बिटवीन विच टू माउंटेन। तो हमारे यहाँ जैसे एक पर्सनल व्यू हो जाता है, जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं या जनरल बेसिक्स पढ़ते हैं, तो उनको ये लगता है कि हिमालय और काराकोरम के बीच है, बल्कि जो आंसर आपका आएगा ये कुल्लुल के बीच है। कुल्लुल एक हिमालय का हिस्सा है, काराकोरम न होके हम याद रखेंगे ये कुल्लुल पर्वत के बीच है। और जैसा हमने पश्चिम एशिया में पढ़ाया था कि जब दो पर्वतों के बीच कोई पठार हो तो उस पठार को अंतः पर्वतीय पठार कहते हैं, या उसको बोलते हैं हम इंटर माउंटेन प्लेटूस। अंतः पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेटूस कहते हैं। सो तिब्बत का पठार जो है एक महत्वपूर्ण इंटर माउंटेन प्लेटूज है, और विश्व में इस तरह के पठारों में यह एक ऊंचा पठार है। इसको लिखेगा पहला इंफॉर्मेशन पश्चिमी क्षेत्र में आप हेडिंग दीजिए तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठारी क्षेत्र। अच्छा अच्छा, इसमें इस डिजिटल मैप से नहीं बना हो रहे हैं, नहीं, फिर भी बनाइए। जैसे हैंड जो इसलिए कहा था कि जो आप बनाएंगे या फ्री हैंड बनाएंगे उससे लर्निंग होगा और उस एरिया से विजुअल आपको अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये चाइना मान लीजिए, ठीक है। और उसको हमने जो विभाजित किया था उसको इस आधार पे कर लीजिए कि ये पूर्वी चीन क्या है, मैदानी भाग है, ऐसा कर लीजिए। और पश्चिमी चीन पर्वत और पठारी भाग है। सो वेस्टर्न चाइना और ईस्टर्न चाइना का एक परिचय हुआ। पहले चीज़ इसको आप सिंबॉलिक तौर पे नोटबुक में लिख लें। और फिर यहाँ पे देखिए कि ये एरिया है, इस एरिया में देखिएगा कि ये हमने बनाया हिमालय को और इसके समानांतर बनाया इस एरिया को, वो तिब्बत के पठार को। और इस पर्वत को हमने मार्क कर दिया, दैट इज कुल्लुल माउंटेन। ला है कुल्लुल माउंटेन, कुल्लुल पर्वत। तो ये एरिया आपका जो परिचय के रूप में आया वो आया अंतः पर्वतीय पठार, तो इसको बोलते हैं इंटर माउंटेन प्लेटूस, अंतः पर्वतीय पठार। क्लियर? तो तिब्बत का पठार हेडिंग लिखिए और ऐसा मैप बनाइए जिसमें कि डिटेल हम लिख सकें। लिखिए
तिब्बत का पठार एज ए हेडिंग लिखिए। तिब्बत का पठार दो पर्वतों के बीच स्थित पठार है। तिब्बत प्लेटू इज लोकेटेड बिटवीन two mountains, and these are Himalaya and Kulnul Mountain. इसे हिमालय और कुल्लुल पर्वत के रूप में जानते हैं। These are named as Himalaya and Kulnul Mountain. Himalaya and Kulnul Mountain. यह एक अंतः पर्वतीय पठार है। इट इज इंटर माउंटेन प्लेटूज। यह एक अंतः पर्वतीय पठार है। इट इज इंटर माउंटेन प्लेटूज एंड इंटर माउंटेन प्लेटूज लिख सकते हैं। दो पर्वतों के बीच स्थित पठार है। अब देखिए, तिब्बत तो हमने लोकेशन जाना क्या है, अब ये देखना है कि ये किस रूप में महत्वपूर्ण है। देखिएगा, पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में जितनी ही नदियां निकलती हैं, नदियों के क्रम को मैं यहाँ लाता हूँ, इससे ज़्यादा मैप से क्लियर होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे जितनी ही नदियां हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से निकलने वाली नदी में मेकोंग हमने पढ़ाया है, याद आया? दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख नदी में हमने मेकोंग को पहले पढ़ाया है। यहाँ पे देखिएगा एक नदी दक्षिण पूर्व आती है, दक्षिण पूर्व एशिया में, जो आपको म्यांमार और थाईलैंड की सीमा पे है, वो साल्विन नदी है। यहाँ पे आती है मेकोंग और साल्विन इधर चली जाती है। भारत में देखिएगा कि ब्रह्मपुत्र चली आती है। वेस्टर्न इंडिया में देखिएगा कि इंडस चली आती है, सतलुज चली आती है। तो ये सभी नदियों का जो ओरिजिन प्लेस है वो तिब्बत ही है, राइट। सो तिब्बत से निकलकर बहुत सारी नदियां दक्षिण पूर्व एशिया जाती है और भारत के उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में भी प्रवाहित होती है। उन नदियों का नाम लिख लीजिए क्योंकि तिब्बत से जुड़ा हुआ है। लिखिए कि ऐसा कर लीजिए, इसको एक सिंबॉलिक तौर पे यहाँ पे एक मैप को यूज करें कि ये एरिया है जिसमें हमने इस मानचित्र को बनाया। यहाँ पे कुछ तो यहाँ से आते हैं, मानसरोवर झील से आते हैं। कुछ नदियां हैं, पहले यहाँ पे मार्क कर लीजिए, इंडिया का रिवर्स, फिर यहाँ से जाने वाली साल्विन, यहाँ से जाने वाली मेकोंग, राइट। सो मैं 1 2 3 4 5 इस रिवर्स को क्रमित कर देता हूँ। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, साल्विन और मेकोंग, ये 5 नदियां यहाँ नजर आएंगी जिसका ओरिजिन प्लेस तिब्बत है। लिखिए इसको, तिब्बत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, तिब्बत दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया की नदियों का उद्गम क्षेत्र है। नदियों का उद्गम क्षेत्र है। तिब्बत इज द सोर्स एरिया। तिब्बत इज a source area for the river flowing in Southeast Asia and South Asia. तिब्बत दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में प्रवाहित होने वाली नदियों का स्रोत है। लिखिए, यहां से प्रवाहित होने वाली नदियां इस प्रकार हैं। दीज आर द मेजर रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत। लिखिए कि ये प्रमुख नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति तिब्बत से होती है। दीज आर द मेजर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तिब्बत। ये नदियां हैं जिनकी उत्पत्ति तिब्बत से होती है। सो राइट द नेम ऑफ रिवर्स 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू मैप। लिखिएगा
सतलुज, सिंधु, फर्स्ट नंबर पे सिंधु है, देन सतलुज, अब ब्रह्मपुत्र, साल्बिन एंड द लास्ट वन मेकॉन्ग। सो इन नदियों का उत्पत्ति स्थान आपको तिब्बत बनता है। ओके, तो ये हमने चाइना का सबसे पहला भौतिक स्वरूप पढ़ा, पहले भौतिक चिन्ह पर पढ़ा, पहचान पढ़ा, वेस्टर्न एरिया तिब्बत। अब देखिएगा चाइना का जो इस एरिया को छोड़ने के बाद आपका जो सेकेंड एरिया है, यहाँ पे देखिएगा कुल्लुन पर्वत है, और इसके समानांतर एक और भी पर्वत है जिसको बोलते हैं तेनसान। देखिएगा पुराने क्वेश्चनों में ये सारे नजर आएंगे, पर्टिकुलरली यूपी यूपीएससी में भी नजर आएंगे। देखिएगा जुंगेरियन बेसिन बिहार में भी पूछा हुआ है ओल्ड क्वेश्चन में, उसकी चर्चा करेंगे जब मॉडल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए जुंगेरियन बेसिन कैसे पूछा। जुंगेरियन बेसिन जो है, जब आप प्रोनाउंसिएट कीजिए तो पता नहीं चलेगा कि इंग्लिश नेम है, चाइनीज नेम है, किस देश का है। तो आपको अगर ऑप्शन आ जाए चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कोई भी कंट्री, तो वहाँ पे गेस करना मुश्किल है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एरिया है कुल्लुन और ये है तेनसान। और उस एरिया में जो बीच का एरिया है, जब भी कोई दो पर्वत इस तरह का हो तो बीच का एरिया लोलैंड बन जाता है या फिर अपलिफ्टेड फ्लैट सरफेस बन जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि बीच एरिया में एक्चुअली एक प्लेस आता है जिसको मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, वो जगह आता है तारिम बेसिन। तारिम बेसिन, यहाँ पे जो लिखना है, हमें लिखना है तारिम बेसिन। जो तिब्बत के पठार के बाद जो हमारा डिस्कशन एरिया है वो है तारिम बेसिन। इसको लिखे तारिम बेसिन, हिंदी में भी लिखे उसी तरह का नाम है, इसी तरह का तारिम बेसिन। इसको लिखिए, लिखिए तारिम बेसिन तिब्बत के उत्तर में, इन द नॉर्थ ऑफ तिब्बत, तारिम बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन कुल्लुन एंड तेनसान। तेनसान एंड कुल्लुन। तिब्बत के उत्तर में तारिम बेसिन कुल्लुन और तेनसान के बीच स्थित है। तो देखिएगा कि इसको समझने के लिए मैं अपनी जनरल जो मैप एरिया है उसको लाता हूँ, जिससे आपको विजुअल नोट बन जाए। देखिएगा कि हमने इस तरह का एक मैप बनाया। यहाँ पे हमने हिमालय बनाया, कुल्लुन बनाया, और यहाँ पे तेनसान बना दिया, तेनसान। तो चाइना का एक एरिया है, ये एरिया कहलाया तारिम बेसिन। इस चीज को थोड़ा मैं और भी ब्रॉड करता हूँ, उससे क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इतना बड़ा कोई बकेट है, तो बड़ा सा बकेट हुआ, इसके बीच एक छोटा सा बकेट बनाइए तो उसका साइज छोटा होगा, और भी छोटा बकेट बनाइए तो इस तरह का सीरीज बन जाएगा। उसी तरह देखिए कि तारिम बेसिन का जो एरिया है, उसके बीच वाले इस एरिया में एक बकेट बना जो लार्ज एरिया बेसिन का हुआ। उसके अंदर जो है एक छोटा सर्कल एरिया बना, इसको बोलते हैं तकला मकान मरुस्थल, डेजर्ट। इसको बोलते हैं तकला मकान डेजर्ट। माने अगर सबसे बड़ा एरिया हुआ तो तारिम बेसिन हुआ, उसके अंदर एक छोटा सा लोकेलिटीज हुआ, उसको हमने कहा तकला मकान डेजर्ट। और उस डेजर्ट में भी एक छोटा सा सेंटर है जो चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर है, इसको बोलते हैं हम लोकनोर। लोकनोर को हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, ये लोकनोर है जो चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ पोखरण को यूज करते हैं भारत सरकार, इसी तरह पूरा का पूरा तारिम बेसिन एरिया
तकलामकान डेजर्ट एरिया, और जो चाइना का सबसे लोएस्ट प्लेस है जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, परीक्षण होते हैं, वो जगह है अल्लोकनूर। सो इसको पहले इस डायग्राम में बना लीजिए, फिर एक्चुअल मैप में चलते हैं। लिखिए तो, डायग्राम बन गया। हम्म, बना। ओके, सो नाउ राइट, लिखिए तारिम बेसिन हमने लिखा दिया है, कुल्लू सान और तीन सान के बीच है। लिखिए तारिम बेसिन में तकला मकान मरुस्थल का विकास हुआ है। तकला मकान मरुस्थल का विकास हुआ, देखिएगा एक्चुअल मैप में हमने यहाँ लाया जिससे आपको एक्चुअल रियलाइज कर पाए, ये है तकला मकान मरुस्थल। सो तारिम बेसिन में तकला मकान मरुस्थल का विकास हुआ है, राइट। यहाँ पर देखिएगा ये एरिया भी मार्क किया हुआ है, लो एरिया। देखिए लोपनोर इस क्षेत्र में लोपनोर चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है। चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है। सो लोपनोर इज अ मेजर एटॉमिक एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर टेस्टिंग एरिया फॉर चाइना। सो कंपेयर इंडिया के पोखरण से कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए कि एक एरिया आया जो आपको महत्वपूर्ण एरिया है, वो है तीन सन, और यहाँ पे जो बनाया हुआ नहीं है उस एरिया को बोलते हैं हम अल्ताईसान। यहाँ पे इसको मार्क किया हुआ है, क्या आएगा, अल्ताईसान। तो हमें जो याद रखना है, चलिए इसको बना भी लें ऐसे, तो ये हमें जो हेडिंग डालना है, दैट इज द थर्ड वन, उसके लिखिए जुंगेरियन बेसिन। जैसे पहले हमने तिब्बत बनाया, फिर तारिम बेसिन बनाया, तीसरे को लिखिएगा जुंगेरियन बेसिन। जुंगेरियन बेसिन लिखिएगा कि तारिम बेसिन के उत्तर में जुंगेरियन बेसिन है। In the north of Tarim Basin, there is Jungarian Basin. Jungarian Basin है जो तीन सान और अल्ताई सान के बीच स्थित है। जो तीन सान और अल्ताई सान के बीच स्थित है, is located between तीन सान एंड अल्ताई सान। हम अगर लेयर कर लें 1 2 3, ये तीसरा स्थान किसका हो गया, द फर्स्ट थर्ड बेसिन लोलैंड एरिया, क्या नाम हो गया, जुंगेरियन बेसिन। ये पर्वतों का नाम क्या हुआ, तीन सान और ये अल्ताई शान। सो इस लोलैंड एरिया का नाम हो गया जुंगेरियन बेसिन। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो एरिया है अल्ताई शान, वो चीन की समाप्ति है और रूस की शुरुआत है, द एंड ऑफ चाइना एंड द बिगिनिंग ऑफ रूस। सो वो दोनों का बॉर्डर हुआ और नेचुरल बाउंड्री एरिया हुआ। वहां पे मेंशन कर दीजिए कि अल्ताई सन चीन का सबसे उत्तरी क्षेत्र है जहां से रूस की शुरुआत होती है। अभी देखिए हम लोगों ने जितना इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन पश्चिमी चीन का था। पश्चिमी चीन के भौतिक स्वरूप में हमने पर्वत पढ़ा, पठार पढ़ा, और उसके बेसिन्स को पढ़े, डेजर्ट को पढ़े। यहाँ पे देखिएगा कि ये पूर्वी चीन है जो आपका ईस्टर्न चाइना है। यहाँ पे देखिएगा कि ये मैदानी भाग है, पूरब का मैदानी भाग है, और ये नदियों का क्षेत्र है, और
बड़ी उपजाऊ क्षेत्र है। कहिए कि चाइना की इकोनॉमिक समृद्धि का क्षेत्र पूर्वी चाइना है। देखिएगा पॉपुलेशन भी मैक्सिमम इधर ही मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, लिखिएगा पूर्वी चीन, ईस्टर्न चाइना, पूर्वी चीन। यहाँ पे देखिएगा कि एक नदी नजर आ रही होगी, ऊपर शायद नहीं भी दिखाई दे रहा होगा। ये नदी है अमूर नदी, हमने ऐसा लिखा, अमूर नदी। यहाँ पे देखिएगा ये येलो नदी है, पीली नदी है, जिसको वांगू नदी के रूप में जानते हैं। उसके बाद देखिएगा यांग सिक्यांग है एंड देन सिक्यांग है। सो 1 2 3 4 ये 4 नदियां हैं जो चीन के पूर्वी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र से निकलती है, पर्वतीय क्षेत्र से निकल के पूरब की ओर जाती है। और उसके बीच में जैसे हमारे यहाँ दोआब्स हैं, उस प्रकार का उपजाऊ क्षेत्र बनता है। सो लिखिएगा पूर्वी चीन। लिखिए पूर्वी चीन उपजाऊ क्षेत्र है और नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। ईस्टर्न चाइना इज अ मोस्ट फर्टाइल एरिया and the area of major rivers of China. चीन के प्रमुख नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। लिखिए नदियों का क्रम लिखिएगा। द फर्स्ट वन लिखिए अमूर नदी, अमूर रिवर इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन रूस एंड चाइना। लिखिए अमूर नदी रूस और चीन के लिए, रूस और चीन के लिए प्राकृतिक सीमा का काम करते हैं। इज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन रूस एंड चाइना। उसके बाद सेकंड लिखिएगा वांगो नदी, जिसको येलो रिवर लिखा हुआ है, वांगो नदी या येलो रिवर। लिखिए चीन के उत्तरी मध्य क्षेत्र में, इन द नॉर्थ सेंट्रल एरिया, देयर इज येलो रिवर और वांगो रिवर। उत्तरी मध्य क्षेत्र में वांगो नदी या पीली नदी प्रवाहित होती है। यहाँ पे देखिएगा दो चीजें हैं, आपके ऑप्शन में दो तरह के ऑप्शन आएंगे। एक देखिएगा पीला सागर है और यहाँ पर एक छोटा सा एरिया है, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ बोहाई, कहीं पे पोहाई भी लिखा होगा। तो आपके ऑप्शन में दोनों ही आ सकता है कि ये वांगो नदी कहाँ गिरती है। सो इट ड्रेन्स इनटू येलो सी, येलो नदी से येलो सी, या गल्फ ऑफ बोहाई। लिखिए यह नदी बोहाई की खाड़ी अथवा पीला सागर में गिरती है। दिस रिवर ड्रेन्स इनटू येलो सी और गल्फ ऑफ बोहाई। ओके, अब यहाँ पे देखिए तीसरी नदी है, उसको लिखिएगा यांग सिक्यांग, यांग सिक्यांग। लिखिए यह नदी चीन को दो भागों में विभाजित करती है। दिस रिवर सेपरेट्स चाइना इनटू टू पार्ट्स और डिवाइड चाइना इनटू टू पार्ट्स। यह नदी चीन को दो भागों में विभाजित करती है। अब देखिए यहाँ पे भी वो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको वहां तक नहीं ले जाएंगे, ऑप्शनल वालों को ले जाएंगे, इसलिए उस चीज़ों को मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ। क्लाइमेटिक एरिया को नहीं करा दे रहा हूँ, सिर्फ परिचय यहाँ पे हो। तो ये एरिया जो है नॉर्दर्न एरिया और टेम्परेट एरिया आता है, साउदर्न एरिया ट्रॉपिकल एरिया आता है। तो देखिएगा जितना भी चाय, कॉफ़ी, मसाले, सभी का प्रोडक्शन साउथ ऑफ यांगसी क्यांग होता है। और जितने भी टेम्परेट क्रॉप्स है, बार्ली, गेहूँ, सभी का प्रोडक्शन नॉर्दर्न यांगसी क्यांग होता है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा दो भागों में बांटती है, नॉर्दर्न चाइना एंड साउदर्न चाइना। जैसे हमारे यहाँ विंध्याचल माउंटेन है, लिखिए द साउदर्न मोस्ट, लिखिएगा सबसे दक्षिणी नदी यांगसी क्यांग है।
द साउदर्न मोस्ट रिवर इज यांग सिक्यांग. ओके, सो क्रमिक रूप से अमूर, येलो रिवर, यांग सिक्यांग, देन सिक्यांग को हमने पढ़ा. चाइना के सिर्फ भौतिक स्वरूपों को हमने अभी पढ़ा. आज के दिन में जो मेजर काम हुआ वो जापान को हमने देखा, द मेजर वर्क ऑफ जापान एंड द मेजर वर्क ऑफ चाइना. तो ये एक प्रयास ऐसा है जिसमें कि ऑप्शनल के बच्चों को मेंस की जानकारी, ये मैपिंग की जानकारी हो जाए. और जीएस जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जीएस के जितने भी हमारे रजिस्टर्ड बच्चे हैं, उनका जीएस सेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाए और फाउंडेशन हो जाए कि ज्योग्राफी को बहुत बड़े लेवल पे एनालाइज करें. राइट. दूसरी चीज़ ये और भी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इतना तक कर लिया तो आपका किसी यूपीएससी क्वेश्चन में लोकेशन बेस्ड गलती नहीं हो. राइट. जितना भी एरियाज हैं, देखिएगा पुराने क्वेश्चन को डील करके तो आपके क्वेश्चन जरूर बनेगा. ठीक है. और ये फिर मदद करेगा आपको करेंट अफेयर्स में, जब भी कोई लोकेशन को आप डील करेंगे कंट्रीज रिलेटेड. बल्कि ऐसा भी करें जब कभी कोई किसी मंथली मैगजीन को पढ़ें तो इस एरिया को अटैच करके देखें, यहाँ एक घटना हुआ और इस तरह की बातें, जोग्राफिकल कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हुए. तो कल फिर मैं 11:30 आपसे मिलता हूँ और प्रयास हो कि ज्योग्राफी जिस तरह मैं डेवलप कर रहा हूँ इसी तरह सभी सेक्शन आपको हो जाए, तो हम जो ड्रीम मार्क्स है प्रीलिम्स का 120 वो ज़रूर कर पाएंगे. राइट. मैं अपने सेक्शन में 21 ये रखता हूँ कि अगर हमने ज्योग्राफी बहुत ही मन से पढ़ा दिया, अपनी शांति जहाँ मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ. मैं आमतौर पे क्लास में कोई विवाद नहीं चाहता हूँ या कोई इस तरह का डिस्कशन नहीं चाहता हूँ जिससे कि क्लास की शांति भंग हो. एक देखिएगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अपने टीचर से, अपने मेंटर से सब कुछ ले पाता है. जब आप बहुत ही पीसफुली पढ़ रहे हो, चीज़ों को अच्छे से लिख रहे हो, तो देखिएगा जब कोर्स एकम्प्लिश होगा, ख़त्म होगा, तो पाएंगे कि आपके पास सबसे बेहतर सोर्स, आपने जो पढ़ाई की है उसमें सारे के सारे कंटेंट्स अच्छे कंटेंट्स हैं. सो इन क्लास मैं पूरा स्कोप देता हूँ कि आप मुझे सुने, उसको बहुत अच्छे से लिखें. और जब कभी आपको ऐसा लगे कि वो चीज़ें हमें बहुत अंडरस्टैंडिंग में नहीं आया है, तो कोई जब क्लास खत्म हो, कभी एक ऐसा सेशन हो तो फिर डिस्कस कर लेंगे. वैसे इस क्लास में कोई चीज़ अनुत्तरित तो रहता नहीं है. ठीक है. सो आप सभी को धन्यवाद. और ख़ास तौर पे जो जिन बच्चों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ग्रुप को, जो हमारे बिहार के बच्चे हैं, देखिए ये क्वेश्चन, ये एरिया जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए भी है, सभी पीसीएस को भी कवर करता है. बट मेन थिंग कि मैं उन कैंडिडेट को मदद कर पाऊँ जो खास तौर पे अभी बीपीएससी टारगेट कर रहे हैं. और बिहार के ही बच्चे देखिएगा इस बार जो यूपीएससी हो उसमें परफॉर्म किया है, तो ये चीज़ें उनको जब वो यूपी से देंगे उनको ही मदद मिले. ठीक है. सो कल सेम टाइम 11:30 आपसे मिलते हैं जीएस के लिए, और शाम में 6:30 ऑप्शनल के लिए ज्वाइन करें. थैंक यू आप सभी को आज की क्लास के